23 साल का एक अमेरिकन युवक तैर के कहीं पे चला गया और कभी भी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गया। मैं बात कर रहा हूँ माइकल क्लर्क रॉकीफेलर की, जिसे ढूंढने के लिए पूरी यूएस नेवी शामिल थी, पर कभी भी उसका पता किसी को नहीं चला। आज मैं हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस में से एक माइकल रॉकीफेलर के डिसअपीयरेंस के बारे में बात करूंगा। माइकल रॉकीफेलर अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक फैमिलीज में से आती है, जो कि रॉकीफेलर फैमिली थी। रॉकीफेलर फैमिली उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी। माइकल रॉकीफेलर की माँ थी मैरी रॉकीफेलर और उसके पिता का नाम था नेल्सन रॉकीफेलर। नेल्सन रॉकीफेलर was the New York governor and later US vice president. इससे आप पता लगा सकते हो कि माइकल रॉकीफेलर किस फैमिली से आते थे। So now let's delve into the story. माइकल रॉकीफेलर इतनी ज़्यादा संपत्ति होने के बावजूद भी अपने ज़िंदगी को एक मकसद के लिए उत्सर्ग कर दी थी, और वो मकसद थी आर्ट। माइकल रॉकीफेलर दुनिया के कोने कोने से आर्ट ले आता था, लाइक स्टैचूज, पेंटिंग्स, हैंडक्राफ्ट्स, और उसे म्यूजियम में रखता था। और एक दिन माइकल को पापुआ न्यू गिनी में बसे एक ट्राइब के बारे में पता चला। वो ट्राइब था एस्मट लोगों का ट्राइब। एस्मट लोग एक तरह की आर्ट बनाते थे, मतलब एक तरीके का स्टैचू, जिसे हम बिस्पोल कहेंगे। ये बिस्पोल बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता था। ये बिस्पोल एस्मट ट्राइब के लोग तभी बनाते थे जब युद्ध में कोई सिपाही या फिर योद्धा शहीद होता था। उस योद्धा के याद और सम्मान में ये बिस्पोल बनाया जाता था, और इसी बिस्पोल के लिए ही माइकल रॉकीफेलर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि वो एक बार पापुआ न्यू गिनी के बीच में बसे उस ट्राइब में गया था, और जाने के बाद उसने वहाँ के लोगों को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट के तौर पे दी थी, जैसे खाना, कपड़े और रहने के सामान। और बदले में माइकल रॉकीफेलर ने उन कबीले वालों से उनका एक बिस्पोल मांगा था। माइकल रॉकीफेलर का डील ये था कि मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें दूंगा, जैसे खाना, कपड़े हो गए, पर आपको मेरे लिए एक बिस्पोल बनाना पड़ेगा और उसे आपको मेरे घर में भेजना पड़ेगा। और ये डील होने के बाद रॉकीफेलर वहाँ से चला गया था, पर बहुत दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी अता पता नहीं चला उन एस्मट ट्राइब्स का। कोई भी बिस्पोल नहीं आया, कोई भी खत नहीं आई, कोई चिट्ठी, कुछ भी नहीं। इन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड होके माइकल डिसाइड करता है कि वो एस्मट ट्राइब के लोगों से फिर से मिलेगा और उनसे फिर से बिस्पोल मांगेगा और उनसे पूछेगा कि हमारे बीच में जो डील साइन हुई थी बिस्पोल को लेके, वो अभी तक मेरे हाथ में क्यों नहीं आई। अब 18 नवंबर 1961 के दिन माइकल अपने साथियों के साथ निकल पड़े थे एस्मट ट्राइब के लोगों से फिर से मिलने के लिए। माइकल की टीम में थे उनके बहुत ही अच्छे दोस्त और फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेने और 2 लड़के। वो लड़के उनके गाइड भी होने वाले थे, क्योंकि उन दोनों ही लड़के उन्हें उन ट्राइब तक पहुंचाने वाले थे, और उनके कम्युनिकेटर भी यही 2 लड़के बनने वाले थे। पर तट तक पहुंचने से पहले ही उनकी बोट का इंजन बंद हो गया। करीब वो तट से 1-2 किलोमीटर दूर होंगे, तभी उनका बोट का इंजन अचानक से बंद हो गया, और लाख कोशिशों के बाद भी उनका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे वो बोट भी लहरों के साथ समुंदर के अंदर खोती जा रही थी। तभी वो 2 लड़के, जिनका नाम था साइमन और लियो, ठीक करते हैं कि हम इस बोट को यहीं पर ही छोड़ के हम तट तक तैर के जाएंगे, क्योंकि अगर हमने इस बोट को अभी नहीं छोड़ा तो ये बोट तैरते तैरते और ज़्यादा खोती जाएगी समुंदर के अंदर। पर इस काम में भी एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि साइमन, लियो और रॉकीफेलर को तो तैरना आता था, पर उनके दोस्त, जिनका नाम था रेने, उनको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। और दूसरी दिक्कत ये थी कि बोट के अंदर बहुत ही सारा सामान था। सामान जैसे खाने पीने का सामान, मछली पकड़ने का सामान, पीने का पानी,
मतलब वहाँ पे रहने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, क्योंकि वहाँ के ट्राइब्स का खान पान अलग है और हमारा खान पान अलग है। और ये भी एक दिक्कत थी कि रॉकीफेलर उन एस्मर ट्राइब के लोगों के लिए बहुत सारा सामान ले आया था। ये सामान एक लालच था, ताकि वो जो बिस्पोल उसने डिमांड की थी एस्मर ट्राइब के लोगों से, वो बिस्पोल तुरंत के तुरंत वो एस्मर ट्राइब के लोग रॉकीफेलर को हैंड ओवर कर दें। इन सब दिक्कतों को देखते हुए बोट में ये फैसला लिया गया कि साइमन और लियो, दो लोग तैरते हुए सामने तट पर जाएंगे और वहां से मदद लेके आएंगे रॉकीफेलर और रेने के लिए। पर बहुत टाइम बीत गया, पर वो दो लड़के साइमन और लियो नहीं आए। और इस चीज़ को देखते हुए उनके अंदर टेंशन और भी बढ़ रही थी, रॉकीफेलर और रेने के अंदर। उनके बोट में पानी धीरे धीरे भर रहा था। वो लोग लगभग लगभग डूबने की कगार पे ही थे और एक बोतल को पकड़ के किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। और ठीक तभी रॉकीफेलर ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, और वो डिसीजन उसके लाइफ का लास्ट डिसीजन था। वो कहता है कि वो खुद तैरते हुए किनारे तक जाएगा, जो किनारा अभी किसी को दिख भी नहीं रहा था। पर वो अपने दोस्त रहने से कहता है कि आई थिंक आई कैन मेक इट। और ये कहने के बाद माइकल अपना शर्ट खोलता है और पानी के अंदर छलांग लगा देता है। इसके बाद बहुत टाइम बीत गया, पर माइकल रॉकीफेलर अभी तक नहीं आया था और कोई रेस्क्यू टीम भी रैने को रेस्क्यू करने के लिए नहीं आई। तकरीबन 8 बजे रैने के सिर के ऊपर एक छोटी सी प्लेन मंडरा रही थी और उस प्लेन ने एक फ्लेयर छोड़ी, जिस फ्लेयर की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धुआं फैलने लगा। पहले तो रैने ने उस छोटी सी प्लेन को नोटिस नहीं किया था, पर उस प्लेन ने रैने को नोटिस कर लिया था। इसके बाद एक बोट आती है और बोट में ही रैने को रेस्क्यू किया जाता है। जब रैने पूछता है क्या आपको माइकल ने भेजा मेरी रेस्क्यू के लिए, तभी बोट वाले सारे हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि हम तो यहाँ पे साइमन और लियो के कहने पे आए हैं, माइकल ने तो हमें यहाँ पे नहीं भेजा है। उस बोट वाले ने ये भी कहा कि उन्होंने जो लोकेशन आपकी बताई थी उस लोकेशन पे तो आप नहीं थे, पर हमने जब और भी ज़्यादा राउंड्स मारे तब आप हमको मिल गए। जब उन बोट वालों को पता चला कि माइकल रॉकीफेलर कहीं पे खो गया है, तब उनके सिर पे पहाड़ गिर गया। वो अच्छे से जानते थे कि माइकल रॉकीफेलर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, और रॉकीफेलर फैमिली को अगर पता चला कि माइकल रॉकीफेलर नहीं मिल रहा तो उनके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। माइकल रॉकीफेलर को ढूंढने के लिए आज तक का सबसे बड़ा मैनहंट ऑपरेशन चलाया गया। इस मैनहंट ऑपरेशन में बहुत सारे लोग शामिल थे, यहाँ तक कि यूएस नेवी भी इस मैनहंट में शामिल थे। ये मैनहंट कई दशकों तक चलाया गया था, पर इतने लंबे वक्त तक चलने वाले मैनहंट पे भी जब कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, तब सभी लोग ठंडे पड़ने लगे। और माइकल रॉकीफेलर की फैमिली भी 1964 तक आते आते ये मान चुकी थी कि हमारा बेटा उस तट तक पहुंचते पहुंचते ही कहीं पे डूब गया। पूरा रॉकीफेलर फैमिली बहुत ही ज़्यादा दुख में था, यहाँ तक कि माइकल की एक ट्विन सिस्टर थी जिसने दुख में एक किताब ही लिखी थी, जो कि उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। वो किताब थी व्हेन ग्रीफ कॉल्स फोर्थ द हीलिंग। जिस टाइम पे माइकल खोया था, उस टाइम पे माइकल बहुत ही बड़ा एक मीडिया सेंसेशन बन गया था और बड़े बड़े मैगजीन्स ओनर्स, राइटर्स उनके बारे में लिखते थे। उनमें से एक मैगजीन रिपोर्टर मिल्ट मिकमैन ठीक करता है कि वो पापुआ न्यू गिनी के जंगल में जाएगा और ऑब्जर्व करेगा कि माइकल रॉकीफेलर के साथ क्या हुआ होगा। और इसके लिए मिल्ट मिकमैन ने अपना सारा तामझाम लेके, कैमरा क्रूज और टीम लेके पापुआ न्यू गिनी के जंगल में जाके वहाँ के लोगों के साथ रह के ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगा। और वहाँ से लौट के उसने एक किताब लिखी, पर उस किताब में कोई भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं किया गया था। वो किताब सिर्फ और सिर्फ मिल्ट मिकमैन की पर्सनल एक्सपीरियंस थी, और उसने जो भी फुटेज कैप्चर किया था अपने कैमरा में, उस फुटेज को कभी भी उसने गौर से नहीं देखा था। 2010 के आते आते ये र्यूमर फैल चुका था कि माइकल रॉकीफेलर अपने शान और शोहरत को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के पापुआ न्यू गिनी के अंदर बसे हुए ट्राइब
एस्मर ट्राइब के अंदर बस चुका है और वहीं पे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और उस समय मिल्ट मिकमैन के द्वारा जो फुटेज ली गई थी, उस घंटों की फुटेज में एक फुटेज ऐसा भी था जो इस बात को प्रूव करता था। उस फुटेज में एक सीन था जहाँ पे एस्मट कबीले के लोग एक दूसरे कबीले से लड़ाई करने के बाद, जंग करने के बाद अपने घर लौट रहे हैं और बड़े बड़े बोट्स में वो लोग लौट रहे थे और उन बोट में काले लोगों के बीच में एक सफ़ेद इंसान भी था। देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो एक कबीले का हिस्सा नहीं है, कोई बाहर का यूरोपियन इंसान है या फिर अमेरिकन इंसान है। कई लोगों ने कहा कि ये जो सफ़ेद इंसान हमें दिख रहा है ये माइकल रॉकीफेलर है, और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि शायद ही ये इंसान कबीले का हिस्सा नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इसे माइकल रॉकीफेलर घोषित कर दें। ये भी हो सकता है कि कोई बाहर का इंसान इन कबीले वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हो। टाइम बीतते बीतते सन 2012 का टाइम आ चुका था और तभी एक दूसरे रिपोर्टर, नेशनल जियोग्राफिक चैनल के रिपोर्टर कार्ल हॉफमैन उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हुए थे। वो भी ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि इस फोटो में जो सफ़ेद इंसान दिख रहा है क्या ये सच में माइकल रॉकीफेलर है या फिर कोई और है। और इसी चीज़ को जानने के लिए कार्ल हॉफमैन अपने पूरे टीम के साथ, क्रू मेंबर के साथ खाना पानी लेके, कैमरास लेके चला गया उस कबीले के अंदर और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। पहले उन्होंने उन लोगों का विश्वास जीता, उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए और फाइनली वो टाइम आ गया जहाँ पे एस्मर ट्राइब के लोगों ने सच बताया। उन्होंने बताया कि माइकल रॉकीफेलर के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, पर इसके साथ साथ एक वार्निंग भी उन कबीले वालों ने कार्ल हॉफमैन को दी थी कि ये बात किसी को भी मत बताना, ये सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में बात है। उन कबीले वालों से सच को जानने के बाद कार्ल हॉफमैन ने अपनी एक बुक लिखी सैवेज हार्वेस्ट नाम से, और उस बुक में बताया गया था कि माइकल रॉकीफेलर के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। उस बुक में कार्ल हॉफमैन ने लिखा था 19 नवंबर 1961 के दिन जब माइकल तैरते तैरते पापुआ न्यू गिनी के तट के ऊपर पहुंच ही रहा था, तभी तट में कुछ लोग अपने नाव के साथ वहां पे पहले से ही मौजूद थे। वो लोग कहीं पे नहीं जा रहे थे, बस वहां पे आराम कर रहे थे। उन लोगों में 3 लोग, जिम, अजिन और पेप, सामने से देखते हैं कि कोई सफ़ेद सी चीज़ हमारी तरफ बढ़ रही है। वो लोग बाकी लोगों को चौकन्ना करते हैं और अपनी बोट को लेके उस सफ़ेद चीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके सभी के हाथ में हथियार थे और वो सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन में थे। जब वो सारे लोग उस सफ़ेद चीज़ की तरफ पहुँचे तब वो लोग एक दूसरे के ऊपर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि जब वो लोग उस सफ़ेद चीज़ तक पहुँचे तब उन्होंने देखा कि ये कोई मगरमच्छ या फिर और कोई जानवर नहीं, ये तो कोई और ही है, माइकल रॉकीफेलर, जो हमसे पहले भी मिला था। माइकल जब उनकी बोट तक पहुंचता है और उनके साथ हंसने लगता है तब उसे लगता है कि वो बच चुका है। इतनी देर तक पानी में रहने की वजह से माइकल के सारे हाथ, सारे शरीर पे रिंकल्स पड़ गए थे। जब जिम, अजिन और पेप सभी लोग माइकल को देखते हैं तब वो सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं और जिम, अजिन और पेप आंखों आंखों में ही अपने अंदर कुछ डिसीजन लेते हैं। वो सारे लोग माइकल को अपनी बोट में लेते हैं और बोट को किनारे तक ले जाते हैं, पर बजाय बोट से उतरने के वो सारे लोग एक अजीब ही आवाज़ में चिल्लाने लगते हैं। माइकल के लिए अनयूजुअल थी, वो पहले भी इन ट्राइब से मिला था लेकिन ऐसी तरीके की आवाज़ उसने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। माइकल जब तट पे पहुंचता है तब उसे लग रहा था कि उसे रेस्क्यू किया जाएगा, खाना पानी दिया जाएगा और उसके दोस्त रेने के लिए भी मदद भेजा जाएगा, पर यहाँ तो कुछ और ही भसड़ मची हुई थी। जब माइकल अपने पैरों पे खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा तब उसे दिखाई दिया कि वो किसी गांव में नहीं है, यहाँ पर खाली इलाका था।
इसका मतलब साफ था कि ये ट्राइब के लोग उसे गांव नहीं ले जाना चाहते। तभी माइकल ने सोचा कि अभी इस वक्त इन लोगों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी का काम होगा। माइकल अपने दोस्त के लिए मदद मांगने ही जा रहा था, पर इस वक्त एक समस्या थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि माइकल को इन लोगों की भाषा नहीं आती थी और उन लोगों को माइकल की भाषा नहीं आती थी। तो दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। तो इसी वजह से माइकल ने अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश की और वो ज़मीन पे लेट गया। ठीक तभी उन तीनों लोगों के बीच में से एक योद्धा आया जिसके हाथ में भाला था और उसने तभी माइकल को राइट साइड में स्टैब किया अपने भाले से। ठीक तभी बाकी विलेजर्स अपने कमर पे बंधे हुए भोंपू को निकाल के बजाने लगे और इसी भोंपू के आवाज़ के साथ साथ ही उस योद्धा ने अपना भाला फिर से वहां से निकाल लिया। माइकल दर्द से पूरी तरीके से तड़प रहा था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। इतने घंटे तैरने के बाद अब उसके साथ ये सब हो रहा था। वो पूरी तरीके से टूट गया था, इमोशनली एंड फिजिकली। ठीक तभी उस योद्धा ने अपना भाला फिर से ऊपर उठाया और माइकल के लेफ्ट साइड में फिर से स्टैब किया। माइकल साइड के रेत में लुढ़क गया। ठीक तभी दो लोग आए और माइकल को घसीटते हुए जंगल की तरफ लेने लगे। जब वो माइकल को अपने साथ जंगल में ले जा रहे थे तभी वो लोग बीच बीच में रुक रुक के एक रिचुअल सा परफॉर्म करते, जहाँ पे कुछ विलेजर्स अपने कमर से भोंपू को निकाल के बजाते और फिर से चलने लगते। एक टाइम पे आके वो माइकल को जंगल पे एक जगह पे ले गए और वहीं पे ही एक विलेजर ने माइकल का सर पकड़ के उसे थोड़ा बेंड किया और उसे झुका के रखा। माइकल कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था पर किसी को भी क्या ही समझ आता। फिर एक दूसरा विलेजर आया। आने के बाद उसने माइकल के गर्दन के ऊपर एक नुकीले धारदार चीज से वार किया और माइकल का सर काट दिया। माइकल रॉकीफेलर वहीं पर ही मारा जा चुका था। माइकल रॉकीफेलर कौन था, इसके बारे में उन कबीलों वालों को बहुत अच्छे से पता था। इसीलिए उन लोगों ने माइकल रॉकीफेलर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और काटने के बाद उन टुकड़ों को सारे विलेजर्स में बांट दिया गया। जब माइकल रॉकीफेलर पहली बार इन लोगों से मिला था ठीक तभी इन विलेजर्स के मन में माइकल के लिए एक नफरत सी बैठ गई थी। वो नफरत बेसबॉल को लेके थी। ये बेसबॉल वो विलेजर्स तभी बनाते थे जब कोई योद्धा कोई युद्ध में शहीद होता था। उनका मानना ये था कि इन बेसबॉल्स में हमारे योद्धाओं की और आज एक सफ़ेद इंसान कुछ पैसे और चीज़ों के बदौलत वो हमसे खरीदना चाहता है। ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। पर जब माइकल पहली बार इन विलेजर्स से मिला था उसके साथ सारे क्रू मेंबर्स थे, हथियार थे उनके पास, तभी वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। पर इस बार जब माइकल मिला था, माइकल पूरी तरीके से निहत्था था, उसके पास कुछ भी नहीं था और इस वक्त वो एक आसान शिकार था उस एस्मा ट्राइब के लोगों के लिए। इन लोगों ने माइकल को पूरी तरीके से काट के सारे गांव वालों में बांट दिया था और खुद भी खा गए थे। पर माइकल का जो दिमाग था उसको खाने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ जिम, अजिन और पेप को थी। इन तीनों लोगों ने ही माइकल का दिमाग खाया और माइकल का स्कल इन लोगों ने एक ट्रॉफी की तरह सजा के रखा। और तभी इन लोगों में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ कि इस इंसिडेंट के बारे में कोई भी कभी भी किसी को भी नहीं बताएगा, ना ही हम इसके बारे में कभी भी बात करेंगे आपस में, ना कि हम किसी बाहर वाले को इसके बारे में बताएंगे। और इसके कुछ सालों बाद जब सर्च पार्टी इनके कबीले में आई तभी किसी ने भी किसी भी तरह की बात नहीं की माइकल रॉकीफेलर के बारे में। पर जब कार्ल हॉफमैन कबीले में आए और इन लोगों का विश्वास जीता तब ये लोग रेडी हो गए उस इंसिडेंट को बताने के लिए। पर इसके साथ साथ उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि कभी भी इस बात को किसी के सामने खुलासा मत करना, नहीं तो हमारे कबीले का नामो निशान उठ जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो।
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा। गुड बाय।